क्या कभी आपने भारत की उच्च शिक्षा के बारे में सोचा है? हमारे लाखों छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या कारण है? और हमारे शिक्षा पद्धति का या शिक्षा के सिद्धांतों का या रूल्स का रेगुलेशंस में क्या कमियां हैं? क्या इस पे आपने सोचा है? वस्तुतः भारत में ब्रिटिश टाइम में बहुत कम सुविधाएं उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई थी। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही यह प्राप्त थी, लेकिन भारत स्वतंत्र के बाद भी कोई इसमें विशेष इसको बढ़ावा नहीं दिया गया और इन कमियों का कभी कोई विशेष विश्लेषण भी नहीं किया गया। नतीजन हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, खास करके उच्च शिक्षा व्यवस्था है, वह कमियों से भरपूर है। इसके कारणों पे हमें सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। हम विश्व की कुछ चुनी हुई संस्थाओं में बहुत कम हिस्सा रखते हैं। अभी कुछ समय पहले खाली भारत से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कुछ योगदान दिखा सकी है। अन्यथा बाकी के बड़े बड़े संस्थान भी इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। तो ये चुनौतियां क्या हैं? एक और बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले 15-20 सालों में, खास करके ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आने के बाद में, शिक्षा में निजीकरण को काफी योगदान देने का मौका दिया गया है। लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या इस निजीकरण के योगदान से हमारी शिक्षा पर कुछ प्रभाव पड़ा है? क्या इसने हमारी जो लिमिटेशंस थी उनको सोल्व किया है, उनको ठीक किया है? यह सब देखने की अत्यधिक आवश्यकता हमारे देश में, राष्ट्र में है। विश्वविद्यालयों की, खास करके प्राइवेट विश्वविद्यालयों की भरमार अचानक ही पिछले 15-20 सालों में आ गई है। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। कोई एक बिजनेसमैन इसको फाइनेंस करता है, एक ट्रस्ट होता है जिसमें उसी के परिवार के सदस्य होते हैं, और सारी बाकी की बॉडीज जो रेगुलेशंस है वो अपनी स्टेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वह उस स्वच्छंद तरीके से या उस स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर पाते जैसा उनको करना चाहिए। अक्सर जो इन यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं वो मालिक ही बने रहते हैं और वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं और सारी व्यवस्था को एक बिजनेसमैन की तरह चलाते हैं। एक दो कोई पॉलिटिशियंस या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तियों को वो एक ढाल की तरह अच्छे पैसे दे करके और कई तरह से उनका संवर्धन करके उनको अपने साथ एसोसिएट किए रहते हैं, जो उनकी पॉलिटिकली रक्षा करते हैं, यानी कि उनकी सब कमियों पे वो कवर करने के लिए रहते हैं। भारत आज दुनिया के सबसे युवा आबादी वाला देश है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर निकलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आज ये खड़ा करते हैं कि क्या हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था वास्तव में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रही है? क्या वास्तव में ऐसे युवा और इस तरह के कोर्सेज हम करवा रहे हैं जिनसे उन छात्रों को जीवन यापन के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके? संस्थानों की संख्या बढ़ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्राइवेट संस्थान खास करके बहुत बढ़ रहे हैं और उनके साथ ही साथ डिग्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि डिग्री प्राप्त लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता उसी गति से बढ़ रही है या उस विपरीत गति से घट रही है? आज हम इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे।
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कमियां और निजीकरण के कारण जो एजुकेशन का अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हमारे यूनिवर्सिटीज का, विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा देखना है कि गुणवत्ता जो है वह पीछे रह गई है। पिछले 3 दशकों में भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन इस विस्तार के साथ कई समस्याएं भी सामने आई हैं। कई संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, प्रयोगशालाएं नहीं हैं, पुस्तकालय बहुत सीमित है और अन्य आज की एआई एटसेट्रा की फैसिलिटीज बहुत सीमित है। शिक्षा का स्तर इन यूनिवर्सिटीज में असमान है। उनको कोई यूनिफॉर्म तरीके करने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो सही, लेकिन उसका इस सारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही कम सहयोग रहता है और इस सब के कारण परिणाम यह है कि डिग्री तो मिलती है, लेकिन वास्तविक ज्ञान और कौशल अधूरा ही रह जाता है। पुराना पाठ्यक्रम हम फॉलो करते रहते हैं, जबकि दुनिया के पाठ्यक्रम बहुत बदल चुके होते हैं और बहुत आगे निकल चुके होते हैं। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित होती जा रही हैं, लेकिन हमारे कई विश्वविद्यालयों में आज जब भी पुराने ही पाठ्यक्रम चलते हैं, पढ़ाए जाते हैं और उन पे कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। शिक्षा अक्सर रटने पर आधारित होती है, जबकि आधुनिक शिक्षा में विश्लेषण, नवाचार और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है, जिस पर आज हमारी यूनिवर्सिटीज कोई ध्यान नहीं दे रहे। शोध की संस्कृति तो हमारे यहाँ है ही नहीं। शोध बहुत कम होता है और खास करके इंटरनेशनल लेवल का शोध, और वास्तव में जो नवीन शोध है, नया शोध है, वह तो बहुत ही कम होता है। उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश जो है या भाग या उद्देश्य है, वह है नया ज्ञान और शोध। यही उस यूनिवर्सिटी का मापदंड है उसके मापन के लिए। लेकिन भारत में तो समस्याएं बहुत ज्यादा है, इसलिए शोध के लिए बहुत ही सीमित वित्तीय सहायता मिलती है। उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच में कोई सहयोग नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रयोगशालाओं की बहुत कमी है और अगर है तो बहुत निम्न स्तर की है। परिणाम यह है कि विश्व स्तर पर प्रभावशाली शोध अभी भी बहुत सीमित है। शिक्षकों की कमी है, ट्रेंड शिक्षक हमारे पास नहीं है। हम किसी भी शिक्षा की फिलॉसफी को कभी भी उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, जबकि शिक्षा की फिलॉसफी, साइकोलॉजी और अन्य दूसरे तरीके के जो चीजें उसको कंट्रोल करती हैं, उन पे ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता है। अनेक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों के पद खाली पड़े रहते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो कोई स्थायी होता ही नहीं। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल रह करके चला जाता है। इस तरह से उनकी कोई स्थायी व्यवस्था बन ही नहीं पाती और यह प्राय सभी यूनिवर्सिटी का हाल है। वे शिक्षकों को कोई महत्व देते ही नहीं। वो शिक्षक हो या प्रोफेसर हो या उनके लिए ट्यूटर हो, वह सब बराबर है। वो एकमात्र उन्हें अपने एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे उनका एक एम्प्लॉय है। तो शिक्षकों के लिए जो एक यूनिवर्सिटी में सम्मान होना चाहिए, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो एकेडमिक उनका स्तर होना चाहिए, वह बिल्कुल भी नहीं होता। अतिथि या अस्थायी शिक्षकों पर इसलिए निर्भरता बढ़ जाती है। कुछ लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं और इस तरह से एक स्थायी शिक्षा का मॉडल नहीं बन पाता। शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती। यूनिवर्सिटीज में प्रशिक्षण की जो प्रणाली है, वह अगर होती भी है तो बहुत पुरानी होती है और नाम मात्र को होती है।
जब शिक्षक प्राप्त संख्या में नहीं है और वो परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, वो 25, 20, 30 साल तक जब तक उस संस्था से जुड़े नहीं रहते हैं और जब तक वो इस तरह से शिक्षक होकर के अपने पूरे एक करियर को डेवलप नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अस्थायी शिक्षकों से ऐसे अस्थायी शिक्षकों से ज्यादा भी हम ऐसे अस्थायी शिक्षकों से बहुत अधिक प्रभाव की याचना नहीं कर सकते, या ये एक स्वाभाविक सी चीज है और यह सब शिक्षा की गुणवत्ता और ट्रेनिंग को प्रभावित करती है। डिग्री से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार करने के लिए या स्वरोजगारी होने के लिए डिग्री और उसकी प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। कई उद्योगों का कहना है कि छात्रों में व्यवहारिक कौशल की कमी होती है। जिस चीज की डिग्री दी जाती है उसकी उनको ट्रेनिंग नहीं होती। प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर बहुत सीमित रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल जो उनको ट्रेनिंग है वो नहीं मिल पाती। समस्या समाधान की क्षमता कम विकसित होती है, क्योंकि समस्या समाधान की क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब व्यक्ति फील्ड में एक्चुअली काम करता है, जिसकी संभावनाएं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए अनेक छात्र डिग्री के बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। कायदे कानून यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा चलते हैं, उनका भी कोई पॉजिटिव वे में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनेक प्रशासनिक नियमों से गुजरना पड़ता है, जटिल स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रियाएं हैं, एवं अनेक नियामक संस्थाएं निर्णय लेने में धीमापन करती हैं और उसी से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, नवाचार की क्षमता भी प्रभावित होती है। निजीकरण एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको अच्छी तरह से गाइड किया जाए। ऐसा मैंने पिछले दो दशक के एक्सपीरियंस से सीखा है। उच्च शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। आज भारत में बड़ी संख्या में निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं। निजी प्रबंधन संस्थानों का कार्य देख रहे हैं। निजीकरण के कुछ सकारात्मक पक्ष आधुनिक ढांचे और सुविधाएं, उद्योग से बेहतर संपर्क, नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत, लेकिन इनके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी सामने आती हैं कि जहां पे ये चीजें बढ़ रही हैं वहीं पे कुछ गंभीर समस्याएं भी नजर आ रही हैं। निजीकरण की समस्या ये है, नंबर 1, कि शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है, बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, क्योंकि इसके मालिक लोग जो है वो कोई आध्यात्मिक या कोई मुफ्त का काम नहीं कर रहे, वो धन कमाने के लिए और अधिक रिच होने के लिए करते हैं, इसलिए उसी हिसाब से वो उनकी फीस तय करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी बन जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल, लेकिन इस सब का फायदा सिर्फ मालिक को होता है, सिर्फ मात्र मालिक को होता है। छात्रों को या अध्यापकों को उसमें कोई श्रेय नहीं मिलता और न ही उनके योगदान को सराहा जाता है, न ही उनके जीवन की कोई सुरक्षा है या कोई गारंटी है नौकरी की, न ही कोई इंश्योरेंस या फिर पेंशन या किसी को कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड्स या कुछ और तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं। जब वो अत्यधिक समय तक रुकते ही नहीं तो इन सब चीजों का वो फायदा भी नहीं उठा पाते। गरीब और मध्य वर्ग के छात्र के लिए बहुत कठिन होता है इस प्रकार की शिक्षा में आना। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा शिक्षा में, अच्छी शिक्षा में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। यह विश्व भर में लोगों ने देखा है। कुछ संस्थानों पर शिक्षा सेवा के बजाय व्यापार होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इन सब के कारण गुणवत्ता में असमानता, निजी संस्थान उच्च गुणवत्ता के नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुख्यतः उनका ध्यान पैसे कमाने पर ही होता है। कुछ संस्थानों में केवल डिग्री देने की प्रवृत्ति देखी जाती है, वहीं कुछ फेल की गति बहुत कम होती है। बिना छात्र यूनिवर्सिटी आए भी डिग्रियां ले लेता है। इस तरह से बहुत से बीमारियां जो
मीन्स आपराधिक भी हैं और गलत भी हैं, वह निजीकरण संस्थाओं में घुस जाती हैं और गुणवत्ता और नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी को वो न समझते हुए इन चीजों में उलझ जाते हैं और पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। इसके अलावा एक बड़ी असमानता भी क्रिएट होती है, क्योंकि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ बहुत अंतर है। उच्च शिक्षाएं अक्सर जो उसमें लोग जाते हैं वो शहरों से ही जा पाते हैं, गांवों से नहीं आ पाते उस नंबर में जितने शहरों से आते हैं, क्योंकि उतने पैसे का विस्तार शहरों गांवों तक अभी नहीं है, शहरों तक सीमित है। महानगर में उत्कृष्ट संस्थान जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित सुविधाओं से बहुत दूर होते हैं और इस असमानता के कारण कई प्रतिभाशाली भी छात्र भी अवसरों से वंचित रह जाते हैं। परीक्षा केंद्रित प्रणाली जो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली अक्सर अंकों और परीक्षाओं पर आधारित है, उसको भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। छात्रों को सिखाया जाता है परीक्षा कैसे पास करें, लेकिन आधुनिक शिक्षा पूछती है समस्या का समाधान कैसे करें। प्रतिभा और विदेश जाना भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे अवगुण है। अधिकतर शादी अच्छे छात्र वो बाहर की दुनिया के एग्जामिनेशंस पास कर लेते हैं अपनी डिग्री के सहारे और बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहां बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर शोध की सुविधाएं हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिलता है, अधिक अवसर मिलता है। और यदि देश में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो और साथ में शोध की व्यवस्था भी हो और साथ में ही उनकी नौकरी की भी व्यवस्था हो, तो यह प्रतिभा देश के विकास में अत्यधिक योगदान कर सकती है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियां हैं, लेकिन सुधार की संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। जरूरी कदम गवर्नमेंट उठा सकती है, पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण कर सकती है, शोध में निवेश गवर्नमेंट को ही आगे करना होगा, शिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षण बढ़ाना होगा, शिक्षकों को स्थायी रूप से रखना होगा, वो 60-65 साल तक उस संस्थान में काम करें, एक उनका 30-40 साल का वहां कार्य हो, उसी से कुछ नयापन निकलेगा। क्यों? लेकिन 1-2 साल 4 साल 3 साल तक एक शिक्षक अगर एक यूनिवर्सिटी में रुकता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, न ही उसका कोई यूज है छात्रों के लिए, न ही शोध के लिए, न ही किसी पर्पज के लिए। लेकिन अधिकतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसी तरह करती है। उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच में एक सहयोग डेवलप करना पड़ेगा, निजी और सरकारी संस्थाओं के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा, तभी हम कर सकेंगे। भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उच्च शिक्षा मजबूत होगी तो केवल कैरियर ही नहीं, पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। प्रश्न केवल यह नहीं कि विश्वविद्यालय कितने हैं, प्रश्न यह है कि वे भविष्य कितना बना सकते हैं या बदल सकते हैं, यह देखने की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने पूरे राष्ट्र का भविष्य का उद्धारण करना है, इसको हमें अपने को वास्तव में ही एक बहुत डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो हमें एक बहुत ही स्ट्रांग शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जिस पर शिक्षाविद और गवर्नमेंट के अधिकारी मिलकर के चिंतन करें और नए नए शोध के आधार पर वो शिक्षा में आगे बढ़े, तभी कुछ संभव हो पाएगा। धन्यवाद।